प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी शिक्षा के लिए दोष एवं कमियां। अंग्रेजी शिक्षा के कौन से दोष थे और कौन कौन सी कमियां थी, इसी के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। भारत की शिक्षा व्यवस्था पर अंग्रेजी शिक्षा के निम्नलिखित दुष्परिणाम हुए। पहला, प्राइमरी स्कूलों को धन अभाव के कारण नुकसान पहुंचा। इस प्रकार जन शिक्षा एवं प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा को नुकसान ज़्यादा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक 5 में से 4 भारतीय गांव बिना प्राइमरी स्कूलों के थे तथा 4 में से 3 बच्चों को शिक्षा की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऐसी व्यवस्था थी। दूसरा, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण आम आदमी शिक्षा के प्रसार का लाभ न उठा सका। तीसरा, लड़कियों की शिक्षा पूरी तरह उपेक्षित रही। 1921 में 100 में से केवल 2 महिलाएं पढ़ने और लिखने में सक्षम थी। ऐसी स्थिति रही। चौथा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा सामान्यतः अस्तित्व में ही नहीं थी। केवल 3 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हुई तथा उनमें से भी प्रवेश केवल यूरोपियनों के लिए ही सीमित था, इसके अलावा कुछ नहीं था। पांचवा, अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने वालों का उद्देश्य था भारतीयों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करना जो अपने विचारों एवं आदतों से अंग्रेज होगा, परंतु केवल मुट्ठी भर भारतीय ही शिक्षित हो सकें, जबकि एक विशाल वर्ग निरक्षर ही रहा। इस प्रकार शिक्षा के लाभ माध्यम एवं उच्च मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहे। ये उच्च मध्यम वर्ग तक ही यह सीमित रहे, इससे आगे नहीं बढ़े। ऐसी थी अंग्रेजों की मानसिकता, ऐसी थी सोच। अब है शिक्षा के विकास में भारतीय नेताओं का योगदान। हमारे भारतीय नेताओं का क्या योगदान रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। भारत को शिक्षित करने की योजना बनाने वाले केवल ब्रिटिश अधिकारी ही नहीं थे, बल्कि जो प्रबुद्ध भारतीय थे वे भी, चाहे वे शासक वर्ग से संबंधित थे या नहीं, वो भी उसमें थे। हमारे यहाँ समाज सुधारक अथवा बुद्धिजीवी भी शिक्षा के विकास और प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। भारत के विभिन्न भागों से अनेक विचारकों ने अंग्रेजों से अधिक स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोलने के लिए जोर डाला था। राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सभी लोगों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। शिक्षा पर अंग्रेजों के नियंत्रण के विरुद्ध विद्रोह के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में एक राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्कूलों, राष्ट्रीय कॉलेजों की स्थापना की। बाद में बनारस एवं अहमदाबाद में विद्यापीठ स्थापित किए गए एवं अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की गई, जिस जामिया मिलिया इस्लामिया को बाद में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। बचपन में रविंद्रनाथ टैगोर को स्कूल जाने से चिढ़ थी। वो बड़े चिढ़ते थे। बड़े होने पर वह एक ऐसा स्कूल खोलना चाहते थे जहां बच्चे प्रसन्न और स्वतंत्र रहकर भी रचनात्मक कार्य कर सकें तथा अपने विचारों, इच्छाओं को पहचान सकें। वह यह भी महसूस करना चाह रहे थे कि उस समय के स्कूल बच्चों की रचनात्मक और सृजनात्मक की स्वाभाविक इच्छा का दमन करते थे। देखिए, रचनात्मक और सृजनात्मक क्या है? किसी चीज़ की नई नई चीज़ों की रचना करना,
किसी चीज की सृजन करना ही रचनात्मक और सृजनात्मक है। उनका विचार था कि रचनात्मक ज्ञान केवल एक प्राकृतिक वातावरण में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। उसके अनुसार उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह वास्तव में शांति का घर था, जहां पर प्रकृति के सानिध्य में रह करके बच्चे अपनी प्राकृतिक सृजनात्मक का विकास कर सकते थे। कलाओं एवं संस्कृति के अध्यापन के लिए इस संस्था का एक वैश्विक दृष्टिकोण भी था, विश्व स्तरीय दृष्टिकोण भी था उनका। महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के विरुद्ध थे। उनके विचार में इस शिक्षा के परिणाम स्वरूप भारतवासी पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे थे। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गर्व भाव समाप्त हो रहा था। उनका तर्क था कि इस शिक्षा ने भारतीयों के मन में एक ऐसी हीनता उत्पन्न कर दी थी, उनमें दासता की भावना भर दी थी, जिससे वह एक ऐसी शिक्षा चाहते थे जो भारतीयों में अपने आत्मसम्मान और गौरव की भावना पुनः ला सके, भर सके। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने छात्रों से अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों का त्याग करने को कहा, ताकि वह अंग्रेजों को यह दिखा सके कि भारतवासी अधिक समय तक दासता स्वीकार नहीं कर सकते या दासता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा के माध्यम के विषय में महात्मा गांधी की यह दृढ़ धारणा थी कि अंग्रेजी में शिक्षा ने भारतीयों को पंगु बना दिया है। अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा ने उन्हें अपनी वातावरण एवं परिवेश से दूर कर दिया है और अपने ही देश में हमको अजनबी बना दिया है। अंग्रेजी पढ़े भारतीय स्थानीय संस्कृति से घृणा करेंगे, यह नहीं जान पाएंगे कि जनसाधारण के साथ कैसा संबंध बनाया जाए, कैसा संबंध स्थापित किया जा सकता है। इसीलिए उनका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा ही होनी चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के मस्तिष्क एवं आत्मा का विकास करना होता है। वह केवल लिखना पढ़ना सीख लेने को ही शिक्षा नहीं मानते थे। उनका कहना था कि लोगों को अपने हाथों से काम करना और कोई शिल्प सीखना चाहिए तथा यह जानना चाहिए कि विभिन्न उपकरण कैसे बनाए जाते हैं, कैसे चलते हैं। इससे उनके मस्तिष्क और समझने की क्षमता का विकास होगा। महात्मा गांधी ने अपनी नई शिक्षण योजना के अंतर्गत, जो नई तालीम के नाम से जानी जाती है, स्कूलों की स्थापना की। देखिए यहाँ एक चित्र दिया हुआ है 1940 में शांति निकेतन में टैगोर के साथ महात्मा गांधी जी दिख रहे हैं। जैसे जैसे राष्ट्रवादी भावना का विस्तार हुआ, अन्य विचारक एवं नेताओं ने भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा का विचार करना शुरू कर दिया जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रणाली से पूर्णतः अलग थी, भिन्न थी। राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यह महसूस करने लगे थे कि निरक्षर और अज्ञानी देश प्रगति नहीं कर सकता। जो लोग अगर निरक्षर हैं, अज्ञानी हैं, वो देश की प्रगति में भागीदारी नहीं दे सकते। परिणाम स्वरूप उन्होंने यह 6 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग की कि जो हमारे बच्चे 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की उम्र के हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। गोपाल कृष्ण गोखले ऐसे एक प्रमुख नेता थे। बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन ने अंग्रेजों द्वारा स्थापित स्कूल और कॉलेजों के बहिष्कार का आह्वान किया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक राष्ट्रीय स्कूल कॉलेजों की तेजी से स्थापना हुई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किए गए असहयोग आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में अंग्रेजों के स्कूलों का बहिष्कार किया गया तथा अनेक स्वदेशी स्कूल और विद्यापीठों की स्थापना की गई,
जिस समय 1947 में भारतवर्ष आज़ाद हुआ उस समय केवल 24% पुरुष और 7% महिलाएं जनसंख्या साक्षर थी। शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रगति भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही हो पाई है, उसके पहले ऐसा नहीं था। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो एक निष्कर्ष निकलता है कि अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए भारतीयों पर अपनी भाषा थोपी थी। भारतीयों के लिए यह अनजाने में ही एक वरदान साबित हो गया। भारतीय जनता में जागृति उत्पन्न करने में यह एक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से ही वे भारत के गौरवमय अतीत को पहचान पाए और उसी के आधार पर भविष्य के निर्माण में शरीक हुए, प्रवृत्त हुए। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही वे रूसी जो रूसो थे, वॉल्टेयर थे, जे.एस. मिल और अन्य अनेक दार्शनिक और विद्वानों के कार्यों और विचारों से परिचित हुए। पश्चिमी शिक्षा ने भारतीयों को एक समान भाषा प्रदान की, जिसके कारण उनके लिए एक दूसरे को समझ पाना असंभव हो सका। तभी वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कार्यवाही के लिए एक समान कार्यक्रम की योजना बनाए। तो इस प्रकार से देखा गया कि किस प्रकार से जो है अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के विकास में कार्य किया और भारतीय नेताओं का इस शिक्षा के विकास में क्या योगदान रहा। अब हम आपको एक विशेष संदर्भ की चर्चा करते हैं जिसमें बड़ौदा और अलीगढ़ की चर्चा होगी। एक संक्षिप्त परिचय होगा इसका। बड़ौदा के बाद विषय में आप जान लीजिए। बड़ौदा को पहले बड़ोदरा, जो पहले बड़ौदा के नाम से जाना जाता था, गुजरात का एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शहर है। इसके शासक महाराज सियाजीराव तृतीय, जो 1875 से 1939 तक रहे हैं, एक महान भविष्य दृष्टा तथा उच्च साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति थे। उन्होंने केवल अपनी रियासत का आधुनिकीकरण किया, वरन निर्धनों के उत्थान के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए। उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था शिक्षा के प्रसार का प्रयास, ललित कलाओं का संरक्षण, जो हम चित्रकला ललित कला का काम करते हैं, इसका संरक्षण देने का काम भी सियाजीराव तृतीय ने किया। 1906 ईस्वी में वह अपने राज्य में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रारंभ करने वाले प्रथम भारतीय शासक थे। उनके पास पुस्तकों का एक समृद्ध संग्रह था। उन्होंने अपने राज्य के कस्बों और ग्रामों में पुस्तकालयों का एक जाल सा बिछा दिया। महाराज सियाजीराव तृतीय ने वर्ष 1881 में बड़ौदा कॉलेज की आधारशिला रखी। इसके प्राचार्य डॉक्टर जैक्सन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनके मन में प्रादेशिक विश्वविद्यालयों की कल्पना उत्पन्न हुई, जो क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सका। बड़ौदा सरकार ने समय समय पर अपनी शिक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों से करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप 1909 ईस्वी में एक आयोग की स्थापना हुई। इस आयोग द्वारा की गई प्रमुख संस्तुति थी ज्ञान की नवीन शाखाओं में अतिरिक्त पीठ स्थापित करके बड़ौदा कॉलेज की गतिविधियों का विस्तार करना। इस महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया का परिणाम स्वरूप एक पूर्ण विकसित विश्वविद्यालय की स्थापना, जिसका नाम था महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना महाराजा के पौत्र प्रताप सिंह गायकवाड़ ने 1949 में की। इस विद्यालय की दो विशेषता थी। पहला, इसमें कोई तकनीकी और इंजीनियरिंग संकाय था।
एवं ललित कलाओं का विभाग भी। दूसरा यह कि यहाँ शिक्षण के साथ साथ एक आवासीय विश्वविद्यालय भी था, जिसे शिक्षा संबंधी समस्त कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता थी। इसके अलावा इससे उस क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं के साथ साथ संपूर्ण देश की जनता की आवश्यकताओं आकांक्षाओं के अनुरूप शिक्षा की नई शाखाएं खोलने के लिए भी यह पूर्ण स्वतंत्र थी। अब है अलीगढ़। अलीगढ़ के विषय में आप जानिए कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे हुई है। सर सैयद अहमद खां का नाम आप सुने होइएगा। सर सैयद अहमद खां अपने युग के एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने यह महसूस किया कि भारतीय मुसलमान अधिक प्रगति इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनमें शिक्षा की कमी है, विशेषकर अंग्रेजी शिक्षा की। इसीलिए उन्होंने उनकी शिक्षा के लिए कुछ विशेष प्रबंध करने की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जो मुसलमानों के मिलने जुलने एवं विचार विमर्श के लिए एक मंच बन गया। उन्होंने अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। इसमें मानविकों की विज्ञान और तकनीकी आदि विषयों की अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती थी। संपूर्ण देश से छात्र इस विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आए पढ़े। इस विश्वविद्यालय के अनेक प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता उत्पन्न हुए हैं, जैसे मोहम्मद अली, हसरत मोहानी, रफ़ी अहमद किदवई और राजा महेंद्र प्रताप। ये सभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पढ़े हुए छात्र रहे हैं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने मुसलमानों में वैज्ञानिक और पश्चिमी ज्ञान को लोकप्रिय बनाने में अपनी भूमिका अदा किया है। तो इस प्रकार से आज शिक्षा के क्षेत्र में यानी अंग्रेजी राज में शिक्षा का विकास कैसे हुआ है, इसके विषय में चर्चा की गई। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।